नमस्कार। बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे अब कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर होंगे। हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि उन व्यक्तियों से संबंधित परिणामों की घोषणा उसके अंतिम आदेश के अधीन होगी, जिन पर वह मतदान के दिन चुनावी कदाचार के आरोप पर सुनवाई कर रहा है। हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कदाचार का आरोप लगाने वाली 3 याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोपों के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा कि जब अदालत के पास मामला लंबित है तो कहने की जरूरत नहीं कि अब तक जो कुछ भी हुआ है, चुनाव का संचालन और परिणामों की घोषणा, वह इस रिट याचिका में पारित किए जा सकने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगी। एसईसी को उन सभी उम्मीदवारों को इसकी जानकारी देनी चाहिए जिन्हें निर्वाचित घोषित किया गया है। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा और चुनावी कदाचार का आरोप लगाते हुए याचिकाएं दायर की गई थी। अब इस मामले की सुनवाई 19 जुलाई को होगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन पर नाराजगी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया मानना है कि उसकी प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं है। बुधवार को भी उसका कोई भी अधिकारी उसके वकील को आवश्यक निर्देश देने के लिए अदालत में मौजूद नहीं था। बुधवार को दिए गए निर्देश के बाद भी स्पष्ट नहीं है कि आयोग सक्रिय क्यों नहीं है, खासकर तब जब अदालत पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रही है। कोर्ट ने कहा कि यह जानकर हैरानी हो रही है कि नतीजे घोषित होने के बाद भी राज्य में कई जगह भड़की हिंसा पर काबू क्यों नहीं पाया गया है। उधर जो रिजल्ट आया है उसमें टीएमसी तो जीती ही है और भारतीय जनता पार्टी को भी पिछले पंचायत चुनाव से ज़्यादा बढ़त हासिल हो गई है। बंगाल के पंचायत चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी के जनाधार में बढ़ोतरी हुई है। वैसे तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर ग्राम बांग्ला पर भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज कर ली है, परंतु तृणमूल की आंधी के बीच भी कमल खिला ही नहीं बल्कि 2018 की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली है। साथ ही इस राज्य के मुख्य विपक्षी दल होने का दर्जा भी बरकरार रखा है जमीनी स्तर तक। पिछले वर्ष हुए नगर निकाय और पिछले विधानसभा उपचुनावों में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी थी और तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी, उसके बाद से पंचायत चुनाव में जमीनी स्तर पर आगे से ज़्यादा मिली सफलता को लेकर भगवा खेमे के प्रदर्शन को लेकर अब तरह तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं। अगर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की सीटों पर नज़र डालें तो 2018 में जहां भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही स्तर पर 6,570 सीटें जीती थी, इस बार यह आंकड़ा बुधवार की शाम को बढ़कर 10,934 हो चुका था। वो अभी भी अंतिम नतीजे आने बाकी है। उम्मीद यही है कि यह 12,500-13 हज़ार से ऊपर पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी को पंचायत में मिली सीटें, यानी कि पिछली बार से दुगने से ज़्यादा पहुंच सकती है।
और इस जीत से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में बहुत बड़ी ऑक्सीजन मिल चुकी है। एक माह पहले तक राजनीतिक हलकों में चुनावों से पहले चर्चा यह हो रही थी कि ग्रामीण बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है। पिछली बार वामपंथी और तृणमूल विरोधी वोट की वजह से दूसरे स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन इस बार वाम मोर्चा और कांग्रेस मिलकर मजबूती से लड़ रही थी, यानी गठबंधन बना करके पंचायत चुनाव लड़ रही थी। इसलिए उम्मीद यही थी कि भाजपा की स्थिति ग्रामीण इलाकों में कमज़ोर हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वाम मोर्चा और कांग्रेस मोर्चा का जो गठबंधन था वह उसमें वाम मोर्चा तीसरे और कांग्रेस चौथे स्थान पर ही रहा। तृणमूल ने जहां ग्राम पंचायत की 42,968 सीटों पर तृणमूल और 10,934 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है बुधवार शाम तक, वहीं वाम मोर्चा को 3,351 और कांग्रेस को 2,889 सीटें आपसी गठबंधन में ही मिली है। अन्य के खाते में 3,579 सीटें गई है। परिणाम से तृणमूल का सुप्रीमो ममता बनर्जी और अन्य नेता काफ़ी खुश है और खुश भारतीय जनता पार्टी भी है। लेकिन एक चिंता जरूर सता रही है होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्या होगा। इसकी वजह यह है कि 2018 के पंचायत चुनाव में जब हिंसा हुई थी तो 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल की सीटें 34 से घटकर 22 पर रह गई थी। इस बार तो स्थिति और भी भिन्न है। तृणमूल कैंप चाह रहे थे कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर से हट जाए, क्योंकि कांग्रेस और वाम मोर्चा का गठबंधन था, तो वह चाहते थे कि वह इनकी लड़ाई आपसी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चा गठबंधन की, और जिसमें भाजपा तीसरे नंबर पर पहुंच जाए। उससे तृणमूल को फायदा यही था कि वोट बंटने की वजह से तृणमूल कांग्रेस को उम्मीद थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वह 34 या उससे ज़्यादा सीटें जीत सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण स्तर में भी जमीनी तौर पर आगे बढ़ चुकी है। वो अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में बड़ा दांव खेल दिया है। राज्यसभा के लिए राज्यवंशी समुदाय के नेता व ग्रेटर कूच बिहार आंदोलन के प्रमुख अनंत महाराज को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। विधानसभा में विधायकों की संख्या के आधार पर अनंत महाराज की जीत अब पक्की है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में यह पहला मौका है जो राज्यसभा के लिए कोई सदस्य बंगाल विधानसभा से निर्वाचित होगा। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बयान जारी कर इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस ने जहां आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कूच बिहार से सटे अलीपुरद्वार जिले में अपने आदिवासी नेता को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने राजवंशी समुदाय के सबसे बड़े नेता को राज्यसभा चुनाव में मैदान में उतार दिया है और उनकी जीत भी पक्की है। आगामी माह बंगाल में खाली हो रही राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव और 1 सीट के लिए उपचुनाव होना है। इनमें 6 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत पक्की है। 1952 में जनसंघ के टिकट पर आचार्य देव प्रसाद घोष बंगाल से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। इसके 71 साल बाद पहली बार बंगाल विधानसभा से किसी दक्षिणपंथी पार्टी माने जाने वाली पार्टी का सदस्य निर्वाचित होकर राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रतिनिधि भेजने की तैयारी कर रही है।
यह तो थी जो याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर की गई है और जो मतगणना से जो रिजल्ट आया उसमें पार्टीवार क्या स्थिति है वह अपडेट थी। लेकिन जिस तरह बंगाल में हर चुनाव हिंसा और भय के साए में होता है, चुनावों के दौरान विरोधी दलों के प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को डराने धमकाने के लिए जमकर बम बंदूकों का इस्तेमाल होता है। ऐसे माहौल में चुनाव लोकतंत्र को निरर्थक ही साबित करते हैं। चुनावों की पहली शर्त यही होती है कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के साथ ऐसे वातावरण में हो जिसमें ना तो हिंसा की आशंका हो, ना ही इसकी नतीजों के बाद जीतने या हारने वाला बदला लेने पर उतारू हो। बंगाल में चुनाव की इस बुनियादी शर्त का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल साबित हुआ है। तो क्या ऐसे माहौल में होने वाले चुनाव लोकतंत्र को कोई शक्ति प्रदान कर सकते हैं? वास्तव में आतंक के साए में होने वाले चुनाव और उनसे हासिल नतीजे लोकतंत्र का केवल मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि उसे निरर्थक भी साबित कर देते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत चुनाव इसलिए कराने शुरू किए गए थे कि ताकि प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के साथ ग्रामीण विकास को बल दिया जा सके। बंगाल में जैसे घोर अराजक माहौल में पंचायत चुनाव हुए और पीछे भी होते रहे हैं, उसे देखते हुए नीति नियंताओं को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आखिर बम बंदूकों के साथ होने वाले चुनावों से लोकतंत्र को क्या हासिल हो रहा है? और जनता का ध्यान न्याय व्यवस्था पर भी है कि वह अपने निर्णयों से लोकतंत्र की क्या मदद करता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वाले खास तौर पर बंगाली भाषी लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।